हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। अपवर्तनांक आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का। तो अपवर्तनांक है बहुत छोटा सा, अगर उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर अपवर्तनांक किसे कहते हैं कहा जाए तो इसमें हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ आप लिखेंगे वायु और ब्रैकेट में निर्वात भी लिख सकते हैं। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु नहीं होती है। लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो सिर्फ इतना ही अपवर्तनांक की परिभाषा है, लेकिन हमें परिभाषा नहीं याद करनी है। और अपवर्तनांक को व्यक्त करते हैं यन से। अपवर्तनांक को यन से व्यक्त करते हैं। तो अपवर्तनांक को हम व्यक्त करेंगे n से, जहाँ n इज इक्वल टू, देखिए वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल पहले लिख ही लेते हैं जिस माध्यम से लिखा गया है इसे। प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या लिखे हैं कि वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, इसका बटे कर देंगे। अनुपात का मतलब बटे होता है, अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू प्रकाश की चाल को व्यक्त करते हैं c से, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जा रही है तो उसे व्यक्त करते हैं v से। दोनों ही चाल हैं, यानी इसका भी जितना मात्रक होगा उसका इतना भी होगा, तो दोनों कट जाएंगे, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो यह हो गया अपवर्तनांक। तो क्या इतने में समझ जाएंगे कि वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं? ये तो सिर्फ रटने के लिए हो गया। किसी महापुरुष ने क्या बताया है कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो यह क्या क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है? अपवर्तनांक जान गए क्या होता है? नहीं ना, केवल इसकी परिभाषा पता चली। हमें क्या पता करना है कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं, ये क्या करता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान हमें लेना है, तभी हम विज्ञान को परिपूर्ण रूप से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका कैसे लिखना है नोट्स में दे दिया, लेकिन इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक कैसे और क्या है यहाँ पर बताया गया है कि आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह एक माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं, जिसको कि हमने प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन में भी समझाया कि अगर कोई भी प्रकाश लिया जाए इस प्रकार से, ये कोई पारदर्शी माध्यम है
प्रकाश की किरणें हमेशा सरल या सीधी रेखा में चलती हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब प्रकाश की किरणें तिरछी, तो तिरछी का मतलब ये नहीं कि ऐसे प्रकाश की किरणें इस प्रकार से सीधी और सरल रेखा में ही तो जा रही हैं, तो तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से, ये देखिए ऊपर का एक माध्यम हो गया जिसे माध्यम एक नाम अभी दिया जाएगा, और इसके बाद दूसरे माध्यम को नाम दिया जाएगा माध्यम दो। एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो अगर प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती हैं। कैसे करती हैं परिवर्तित, हमने बताया था, या दो कंडीशन हो सकती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं या तो अभिलंब से दूर चली जाती हैं। जैसा कि इसके पहले वाले में बताया गया था एक आयताकार बॉक्स के माध्यम से कि यहाँ पर जब एक प्रकाश की किरणों को आपतित कराया जाता है तो सबसे पहले प्रकाश की किरणें झुक जाती हैं और बाहर की ओर फिर से इस प्रकार से निकलने का प्रयास करती हैं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं तो प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन जैसे ही इस स्लैब में आती हैं, यहाँ पर विरल माध्यम था जिसमें वायु था, यहाँ पर कांच था जो कि सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में आते हैं तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और प्रकाश की चाल कम हो जाने पर यहाँ पर बताया गया कि यह इधर झुकी हुई प्रतीत होती हैं, और जैसे ही बाहर निकलती हैं प्रकाश की चाल फिर से बढ़ जाती है, थोड़ा तीव्र हो जाती है, और तीव्र होने के बाद ऐसा लगता है कि अभिलंब से दूर जा रही हैं। तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। इसी घटना को सिर्फ यहाँ पर क्या बताया गया है, परिवर्तित कर लेती हैं। तो परिवर्तित करने का मतलब क्या है, या तो ये प्रकाश की चाल को कम कर देती हैं या तो प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो हमें दो चीज़ें समझनी है कि प्रकाश की चाल कब कम होती है, जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करे या जल में प्रवेश करे तो उसमें चाल प्रकाश की कम होती है। वायु में रहे या निर्वात में रहे तो प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और उसमें थोड़ा सा कम हो जाती है। इतना कम नहीं कि बस थोड़ा सा कम हो जाती है। थोड़ा सा कम होने का मतलब है कि पानी से भरे टैंक में 1 रुपये का अगर सिक्का देखा जाए अंधेरे में तो सबसे पहले हमको प्रकाश डालना पड़ेगा। प्रकाश के बाद थोड़ा सा इधर यानी हट के हमें, जैसे यहाँ से टॉर्च रखा जाए, इधर से हट करके हमें देखना पड़ेगा। तो यही इतना हटकर देखने में लगा समय यह प्रदर्शित करता है कि यह 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से देखा नहीं गया है। अर्थात अगर ये इसमें पानी भरा ना होता, अगर टॉर्च को डालते तो तुरंत प्रकाश यहाँ पर प्रकाशमय होता, तुरंत ही दिखाई देता, लेकिन जल होने के कारण हमें थोड़ा सा हट कर देखना पड़ेगा। तो यही हट कर देखना ही प्रदर्शित करता है कि हमें प्रकाश की चाल को कम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कांच या जल में प्रकाश की चाल कम होती है और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको याद रखिएगा, प्रकाश की चाल c = 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद यहाँ पर हमें टारगेट है अपवर्तनांक को समझना। अपवर्तनांक को समझने के लिए बताया गया कि जब प्रकाश की किरणें तिरछी रेखा में गमन करती हैं तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो प्रवेश करने के पश्चात ये क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और परिवर्तित होने की घटना ही या किन्हीं दिए हुए दो माध्यमों के युग्मों के लिए होने वाली दिशा के परिवर्तन के विस्तार को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यानी वो कितना अभिलंब की ओर झुक रही है या कितना अभिलंब से दूर जा रही है, इसी विस्तार को समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अपवर्तनांक का प्रयोग करते हैं। अपवर्तनांक के प्रयोग करने का मतलब है कि वहाँ पर हमें पता चलेगा कि इसका जो अभिलंब की ओर झुकाव है वह कितने अपवर्तनांक पर है, इसका जो अभिलंब से दूर है जाने की घटना है या कितने अपवर्तनांक पर है। जैसे कि कहा गया कांच या जल या कोई द्रव जैसे कि तारपीन हो गया या कोई केरोसिन हो गया, तो इसमें अलग अलग प्रकाश की चाल होती है जिनका अलग अलग अपवर्तनांक निकलता है। तो अलग अलग अपवर्तनांक के लिए हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि अपवर्तनांक के माध्यम से निकाला जाएगा। तो इनका सीधा सा एक फैक्ट है कि एक ऊपर का जो ये माध्यम है, जैसे कि कोई एक पारदर्शी माध्यम लिया जाए तो ऊपर के एक माध्यम में, अब देखिए ऊपर का माध्यम का मतलब है कि दो माध्यम हमारी जानकारी में हैं, एक विरल माध्यम दूसरा सघन माध्यम। तो विरल माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे वो माध्यम 1 में हो चाहे वो 2 में हो। सघन माध्यम
तो एक माना जा सकता है या दो माना जा सकता है, कुछ भी माना जा सकता है। यानी ऊपर को विरल या सघन कह सकते हैं, नीचे को भी विरल या सघन कह सकते हैं। एक विरल होगा तो दूसरा सघन होगा, एक सघन होगा तो दूसरा विरल होगा। समझ में आया? अगर नहीं आया तो यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि बता रहे हैं, ये एक पारदर्शी माध्यम है। ऊपर के माध्यम को कहा गया है कि इसका नाम है माध्यम 1, इसका नाम है नीचे वाले का जो पार्ट है उसका नाम है माध्यम 2। अब इसमें हमने कहा कि दो माध्यम हमें पता है, एक तो विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होता है? जिसमें वायु होती है या निर्वात होता है, कुछ एक रहेगा। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु नहीं जा सकती है या जहाँ पर वायु न हो। और इसी प्रकार से यहाँ पर है सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है कि सघन माध्यम क्या है? जहाँ पर कुछ भरा रहे, यानी जो आकार को ग्रहण कर ले। तो कांच हो सकता है, जल हो सकता है, या कोई भी द्रव हो सकता, द्रव्य नहीं द्रव हो सकता है। क्योंकि द्रव्य की 3 अवस्था होती है। बताइएगा कौन कौन सी अवस्था होती है? द्रव होता है, द्रव्य का पार्ट होता है द्रव। और द्रव में क्या आ सकता है? जैसे कि कोई तेल ले लिया जाए, तारपीन का तेल हो गया, केरोसिन हो गया, तो ये सभी सघन माध्यम के अंतर्गत आते हैं और ये विरल माध्यम के अंतर्गत हैं। तो अगर हम पहले माध्यम पारदर्शी के ऊपर के पार्ट को, ये दुनी जानकारी हमें सिर्फ इतना देखना है कि पारदर्शी के ऊपर एक माध्यम है, पारदर्शी के नीचे एक माध्यम है। इन दोनों माध्यमों के आधार पर हमें बताना है कि माध्यम 1 कैसा हो सकता है। तो हम कहें कि अगर माध्यम 1 विरल है तो दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा? दूसरा माध्यम सघन हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से कहें कि माध्यम 1 ऊपर वाला है और माध्यम 2 दूसरा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ऊपर के पार्ट को अगर सघन कहेंगे तो नीचे के पार्ट को क्या कह देंगे? विरल कह देंगे। यानी कि वायु ऊपर भी दिखाई जा सकती है, नीचे भी दिखाई जा सकती है, और कांच ऊपर भी दिखाया जा सकता है और नीचे भी दिखाया जा सकता है। तो कुल मिला के एक माध्यम है सघन, तो उसे माध्यम 1 मान लेंगे। दूसरा माध्यम है विरल, तो उसे हम माध्यम दूसरा कह देंगे। तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ पर सघन माध्यम है और कहाँ पर विरल माध्यम है, इतनी जानकारी से। वायु या निर्वात है तो हम कह देंगे या माध्यम 1 है और या विरल है। अगर कांच, जल या द्रव है या कोई तेल है जैसे कि तारपीन या केरोसिन का तेल, तो हम कहेंगे वह सघन माध्यम है। तो इसी के आधार पर हमें समझना पड़ेगा। तो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होता है, क्योंकि अलग अलग द्रव अगर रखे जाएं, जैसे कि कोई केरोसिन रखा जाए या कोई और भी पदार्थ रखा जाए, तो उसके लिए जो है प्रकाश की चाल हर जगह पर अलग। जैसे कि ताज़े अगर पानी को लिया जाए, उसमें प्रकाश डाला जाए तो उसमें प्रकाश की चाल थोड़ा अधिक रहेगी किसकी अपेक्षा? कोई अगर तेल लिया जाए जैसे कि तारपीन का तेल या केरोसिन लिया जाए, तो उसमें जो है प्रकाश की चाल थोड़ा कम होती है, क्योंकि वह आकार को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे। अब आ जाते हैं पूरे टारगेट पर कि हमें अपवर्तनांक कैसे कंप्लीटली समझ में आए। तो यहाँ पर है कि चित्र 10.11, यहाँ पर देखेंगे चित्र है 10.11। इसमें देखिए वही प्रकाश के अपवर्तन की घटना दी गई। एक आयताकार स्लैब है, देखिए ये स्लैब के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, तो वायु है। वायु को क्या माना गया है? माध्यम 1, यानी कैसा माध्यम है? या विरल माध्यम है। तो ये पूरा क्या है? एक कांच है। कांच क्या होता है? सघन माध्यम, जिसे कि माध्यम 2 माना गया है। यहाँ से प्रकाश की किरणों को तिरछा आपतित कराया गया। देखिए अगर पटरी रखा जाए तो प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से जाना चाहिए सीधा, लेकिन यह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। क्यों झुक जाती हैं? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएंगी तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। कांच में प्रवेश करेंगी तो कांच में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और जब प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो अभिलंब, ये देखिए अभिलंब है, इसकी ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पे जानी चाहिए, लेकिन ये इधर आ रही हैं झुकी हुई। किधर की ओर? अभिलंब की ओर। तो कहेंगे कि यह अभिलंब की ओर झुक जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने 2 माध्यम देखा। पहले को माध्यम 1 माना ऊपर के पार्ट को, दूसरे को माध्यम 2 माना है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से और भी चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर कहा गया कि विचार करें कि जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही हैं। देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरणें ऊपर क्या है, माध्यम 1, ये माध्यम 2 में प्रवेश कर रही हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में, जो माध्यम 1 है इसमें जो प्रकाश की चाल, ये प्रकाश की किरणें हैं तो प्रकाश की चाल यहाँ पर इसको v1 माना गया है। और उसके बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही हैं तो इसको यहाँ पर जो प्रकाश की चाल है इसको क्या माना गया है, v2 माना गया है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे यह जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे n21 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें यह बताया गया कि सबसे पहले ऊपर वाले के माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसे v1 मानना पड़ेगा, और नीचे वाले माध्यम में यानी कांच में प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल का माध्यम जो होगा वो प्रकाश की चाल क्या होगी, वहाँ पर v2 होगी। तो इसे पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये देखिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को कहते हैं n21, यानी 2 क्या है, माध्यम 2, 1 क्या है, माध्यम 1। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, n का मतलब क्या हो गया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात बात वही हुई, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यहाँ पर अनुपात बटे अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, इसी प्रकार से यह हो जाएगा। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को v1 जैसा कि माना ही गया है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल हो गई v1 और अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल ये हो जाएगी v2। तो इसी तर्क के आधार पर अगर हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकालेंगे, देखिए जो लास्ट में लगा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, n21, तो लास्ट में जो लिखा होता है उसको सापेक्ष लगाकर बोला जाता है। देखिए लास्ट में जो लगा रहेगा उसमें क्या जोड़ना है, सापेक्ष। ये क्या है, माध्यम 2, ये क्या है, माध्यम 1। तो लिखेंगे पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, n का मतलब अपवर्तनांक, और जो लास्ट में रहता है उसको हम पहले लिखते हैं माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो अगर n21 है, इसी को कहा जा रहा है कि n12 के रूप में पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, हमने कहा कि जिसमें लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, सापेक्ष। ये है माध्यम 1, ये है माध्यम 2, तो इसको पढ़ेंगे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, लास्ट में जो रहता है उसमें क्या जोड़ते हैं, सापेक्ष। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, n का मतलब अपवर्तनांक। देखिए माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो लास्ट में जो है उसमें सापेक्ष जोड़ देंगे। तो लास्ट में जो है उसको बटे में भी लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या है, 2 है तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल 1 है तो बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है उसे v2 कहा गया, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल उसे v1, यानी n=n12 v2/v1 हो जाएगा। तो जो लास्ट में रहता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो पहले रहता है उसको नीचे लिखा जाता है। यदि माध्यम 1 में निर्वात या वायु हो, माध्यम 1 में निर्वात या वायु हो, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। तो इसका निर्वात के सापेक्ष यानी माध्यम 1 के सापेक्ष ही माना जा रहा है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। या अलग से अगर लिखना चाहें हेडिंग बना करके तो लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसमें लिखिए यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, या माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब देखेंगे यहाँ पर जिसे nm से व्यक्त करते हैं, तो nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में निर्वात अथवा वायु है तो वायु में प्रकाश की चाल, नीचे का जो भी माध्यम है तो माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल को हमेशा व्यक्त किया जाता है c से, और माध्यम में प्रकाश की चाल को व्यक्त करेंगे v से। तो nm या n=c/v, जिसको कि हमने नोट्स में पहले ही बता दिया, मुड़ गया। ये देखिए n=c/v, वाय में c का मतलब प्रकाश की चाल, v का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। यह निरपेक्ष अपवर्तनांक ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो इस तरीके से सभी लोगों ने जाना कि अपवर्तनांक क्या होता है। माध्यम, अब अनेक माध्यमों में अपवर्तनांक दिए गए, यानी कि अनेक माध्यम में अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। एक चीज़ याद करने के लिए बता दिया गया है कि जल का जो अपवर्तनांक होता है, देखिए n तो व्यक्त करते हैं अपवर्तनांक को, और w का मतलब क्या हो गया, वाटर।
तो ये W का मतलब वाटर का मतलब जल हो गया, N का मतलब अपवर्तनांक। तो जल में प्रकाश की चाल या जल में अपवर्तनांक NW इज इक्वल टू 1.33। तो n का मान जल के लिए कितना होता है, वाटर के लिए 1.33, जिसे कि 4/3 भी सॉल्व करने के लिए लिखा जाता है। हमेशा से याद रखिएगा, केवल जल का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू 1.33, या अगर अनुपात में लिखना है तो 4/3 लिख सकते हैं। कैसे आएगा, यहाँ पर 3 को भाग करेंगे 4 से तो 3 इकन्नम हो जाएगा 3, और इसके बाद दशमलव लगाएंगे, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 आ गया, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, तो फिर दशमलव से 0 3 त्रिक का 9 तो 1.33, तो इसका मान 1.33 होता है। तो अगर हमको पॉइंट में रहे तो पॉइंट में हल कर सकते हैं, या n इज इक्वल टू 4/3 लेकर के भी हल कर सकते हैं अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किसी भी चीज़ का। तो आगे देखेंगे इसके बाद क्या कहा जा रहा है। इसके बाद है यहाँ पर अलग अलग माध्यमों के लिए यहाँ पर अलग अलग निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। जैसे देखिए द्रव्यात्मक माध्यम जैसे वायु है तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.0003, और इसके बाद बर्फ़ का अपवर्तनांक कितना होता है, इसको याद रखना पड़ेगा 1.31। जल का अपवर्तनांक 1.33 ज़्यादा यूज में आता है, तो सभी को याद करिए, लेकिन जल को ज़्यादा याद करिए। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.36। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.44। यानी ये सभी n के मान पहले से निर्धारित करे गए हैं कि n इज इक्वल टू केरोसिन के लिए होता है 1.44। इसी तरीके से संगलित क्वार्टज का 1.46, और इसी तरीके से तारपीन का तेल का जो n इज इक्वल टू n अपवर्तनांक मान होगा n इज इक्वल टू 1.47 होगा। बेंजीन के लिए 1.50, क्राउन कांच के लिए 1.52, और कनाडा बाल्सम के लिए अपवर्तनांक 1.53, खनिज नमक के लिए अपवर्तनांक 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए अपवर्तनांक 1.63, सघन फ्लिंट कांच के जो अपवर्तनांक होता है वो 1.65, और रूबी यानी कि मणिक्य का अपवर्तनांक होता है 1.67, नीलम का जो अपवर्तनांक होता है 1.77, और हीरे यानी हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। तो ये अपवर्तनांक पहले से ही निर्धारित किए गए हैं, इनको आप याद रखिए। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक निरंतर प्रयास करते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए द गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।